हाँ तो मित्रों, नमस्ते। मैं हूँ राज मस्ताना और ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हमने हिंदी वर्णमाला का विस्तार से अध्ययन किया था। वर्णमाला का अध्ययन करने के बाद हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है मित्रों संधि। ठीक है, तो आइए मेरे साथ और संधि का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रों, हम संधि का सीधा अध्ययन करने से पहले संधि के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो संधि पढ़ने से पहले संधि के बारे में जो जानना महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, उन्हें जानते हैं जो अति आवश्यक तथ्य है। ठीक है मित्रों, देखो मित्रों, जो संधि शब्द है सम प्लस धि के योग से बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के। देखो, संधि के अन्य नाम है संहिता, वर्ण सन्निधि। देखो, वर्ण का अर्थ वर्ण है, सन्निधि का अर्थ है पास में। जब दो वर्ण पास पर आकर बैठते हैं तो उसे वर्ण सन्निधि यानी कि संधि कहते हैं। और संतान, दो के मेल से जो उत्पन्न होती है वो संतान, तो संतान यास्क मुनि ने इसे संतान नाम दिया। और संहिता का अर्थ होता मिलान। ठीक है मित्रों, इस प्रकार संधि के तीन और अन्य नाम हैं, संहिता, वर्ण सन्निधि और संतान। आगे देखते हैं मित्रों इसकी परिभाषा। अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। मित्रों, दो बात, एक तो होता है मित्रों वर्णों का मेल, वर्णों का मेल, और एक होता है मित्रों शब्दों का मेल। देखो, वर्णों का मेल संधि कहलाता है और शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि होने के लिए वर्ण में परिवर्तन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वर्ण परिवर्तन। यानी कि मित्रों वर्ण में परिवर्तन होगा तो ही संधि होगी। देखो, जैसे उदाहरण देखते हैं, हमने लिखा रमा प्लस ईस, नया शब्द बन के आया हमारे पास सामने, वो है रमेश। देखो, यहां था आ और यहां है ई, ये दोनों वर्ण आपस पर आकर मिले और एक का निर्माण हुआ, एक का निर्माण हुआ और ये ए या मात्रा रूप में आया। तो यहां क्या हुआ? दो वर्णों में परिवर्तन हुआ, यानी कि वर्ण में परिवर्तन हुआ तो संधि है। और उदाहरण देखो, जगत प्लस ईस, नया शब्द बन के आएगा जगदीश। क्या बन के आया? जगदीश। देखो, यहां भी क्या हुआ? इस तय में परिवर्तन हुआ और क्या बन गया? द बना, क्योंकि ये तो मात्रा के रूप में वापस आया। तो यह वर्ण परिवर्तन। संधि के लिए क्या जरूरी होता है? वर्ण परिवर्तन जरूरी है। अगर वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अगर वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है तो वहां संधि नहीं होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? संयोग होगा। संधि शब्द ही देख लेते। देखो, संधि सम प्लस धि, जब इसका रूप सामने आएगा हमारे तो वो आएगा संधि। यहां कोई संधि नहीं है, इस शब्द में, संधि शब्द में कोई संधि नहीं है, क्योंकि ये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ अनुस्वार में आया। और ये हिंदी का एक नियम है कि प्रत्येक पंचम वर्ण यानी कि वर्ग का पांचवा वर्ण ना, उसे कहते हैं पंचम वर्ण। प्रत्येक पंचम वर्ण को आप अनुस्वार के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इस नियम के अनुसार ये अनुस्वार जरूर हुआ लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए या कोई संधि नहीं होगी। और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखो, जैसे अन्न प्लस ऐतिहासिक। अगर नया शब्द हमारे सामने आएगा वो है अनैतिहासिक।
देखो अनैतिहासिक, इसमें क्या हुआ, ये न अलंत है और ये आई है, तो ये इस मात्रा रूप में देखो न और ये आई की मात्रा ऐसे लग के क्या हो गया, नहीं, अनैतिहासिक है। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मित्रों, इसलिए यह क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा संयोग है। ठीक है मित्रों, यानी कि सीधी सी बात यह है, यदि वर्ण में परिवर्तन होता है तो संधि है, और वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहां सिर्फ और सिर्फ संयोग माना जाएगा। ठीक, देखो री र स के बाद न होता है ना, तो उसका अण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कैसे, देखो जैसे उदाहरण देखना, राम प्लस अयन, या राम में र है और या न है, तो नया शब्द बनेगा वो होगा रामायण। क्या हुआ, रामायण। किस कारण, क्योंकि र आ रहा, र के कारण इस न का क्या हो गया, अण हो गया। ठीक है, तो ये नियम भी हमें मित्रों ध्यान रखना। और वैसे तो ये नियम व्यंजन संधि में हम विस्तार से और पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं बार री र स होने के बाद भी न का अण नहीं होगा, तो ये कारण हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उस समय जानेंगे कि क्या कारण है कि न का अण नहीं हुआ। ठीक है, फिलहाल इतना सा ध्यान रखिए। अब आती है मित्रों महत्वपूर्ण बात, देखो अगर ये धन का निशान है यानी प्लस का निशान होना, तो उसके पास जो संधि होगी, पास, देखो धन के पास जो परिवर्तन होगा वह मुख्य संधि है, और अन्य परिवर्तन होगा, अन्य वर्ण में परिवर्तन होगा, तो वह गौण संधि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, गौण संधि होगी। देखो मित्रों, जो प्लस यानी धन का निशान है ना, उसके पास जो संधि होगी वो तो क्या होगी, मुख्य संधि होगी, और अन्य स्थान में जो संधि होगी वो क्या होगी, गौण संधि होगी। जैसे देखो उदाहरण, मीरा प्लस अयन, तो यह क्या होगा, नया शब्द सामने आया, वो आया हमारे पास मीरा यण। ठीक है, तो यहां जो प्लस का निशान है, यहाँ तो क्या होगी, ये होगी मुख्य संधि, और इसका नाम पूछे तो हमें क्या संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ। और इसमें अन्य संधि भी हो रही, न का अण हुआ, तो यहाँ व्यंजन संधि भी हुई है। ठीक है मित्रों, यही कहने का मतलब यह है कि इसके पास जो संधि होगी वो मुख्य संधि होगी, और अन्य वर्ण में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे न का अण हुआ, तो यहाँ गौण संधि होगी, और वह संधि है व्यंजन। मतलब समझे, मीरायण शब्द में दो संधियां, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। दीर्घ संधि जो मुख्य है, मुख्य रूप, और गौण संधि है जो व्यंजन संधि। ठीक है, चार है, और वो कौन कौन से है ये देखते हैं। देखो पहला स्थान है स्वयं संधि, एक तो संधि शब्दों में स्वयं संधि होती है, और दूसरा होता है जो हम देख रहे हैं, दूसरे होते हैं समास। देखो मित्रों, हम समास वाले शब्द पढ़ते तो वहां भी हमें संधि देखने को मिलती। देखो जैसे हम देखते हैं कृष्ण प्लस अर्जुन, शब्द क्या बनेगा, कृष्णार्जुन। देखो मित्रों, कृष्णार्जुन को हम समास में भी पढ़ते हैं, कृष्णार्जुन शब्द को हम समास में भी पढ़ते हैं, और जब इसका विग्रह करते हैं तो यह होता है कृष्ण और अर्जुन, यही होता है। देखो तो ये एक सामासिक शब्द भी है। देखो कृष्णार्जुन एक सामासिक शब्द है, सामासिक पद है, और ये एक संधि वाला शब्द भी है, कृष्ण प्लस अर्जुन। तो देखो इसका मतलब यह है कि जहां जहां संधि होती वो संधि के स्थान है। तो कोई सामासिक पद है तो वहां पर भी संधि होती है, तो उसे भी संधि का स्थान माना जाता है।
समझ में आ गया होगा। और तीसरा स्थान है मित्रों उपसर्ग। देखो, अगर किसी पद यानी कि किसी भी शब्द का पहला जो उपसर्ग में उपसर्ग लगकर वो पद बन रहा है ना, तो वहां पर भी क्या उपसर्ग आने के कारण वो स्थान उपसर्ग का माना है। देखो, जैसे उत प्लस हरण। देखो, उत एक उपसर्ग है मित्रों और हरण एक शब्द है। देखो, उत, इसका जो शब्द हमारे सामने आएगा वो है उद्धरण। उद्धरण। तो देखो, यह पहला पद उपसर्ग होने के कारण इसका स्थान क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उत प्लस हरण, उद्धरण। इस प्रत्यय, देखो इसे मित्रों स्वतंत्र संधि भी कहा जाता है। कौन सी? प्रत्यय को स्वतंत्र संधि भी कहा जाता है, स्वतंत्र संधि। और इसका कारण क्या है मित्रों, स्वतंत्र संधि भी कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो प्रत्यय होते हैं ना, वो अपने नियमों के अनुसार शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। इस कारण देखो, अपने नियम होते हैं। जैसे हमने लिखा मनु प्लस ए, तो क्या हुआ, मानव। ये ए एक प्रत्यय है, प्रत्यय है। और जब इसमें ऊ में जुड़ा तो ये मैं को भी आ कर रहा है, मैं को भी क्या क्या कर दिया, माँ, यानी कि आ की मात्रा आई। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ, इसमें मैं में जो परिवर्तन हुआ वो प्रत्यय के अपने स्वयं के नियम के कारण हुआ। तो यहाँ इसे स्वतंत्र संधि का नाम भी दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द में परिवर्तन अपने नियम के अनुसार करता है, इसलिए उसे स्वतंत्र संधि का नाम दे दिया गया। तो देखो, स्पष्ट सी बात है। चार स्थान क्या है, संधि, जहां संधि होगी वहां संधि मानी जाएगी। संधि के स्थान पर संधि है, संधि अपना स्थान। और सामासिक पदों में भी संधि होती है, इसलिए समास भी उसका एक स्थान हो गया। और उपसर्ग लगकर भी कोई नया शब्द बनता है, इसलिए भी उपसर्ग भी उसका स्थान हो गया। और प्रत्यय लगने पर भी संधि होती है, इस कारण प्रत्यय को भी संधि का स्थान माना गया है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। चार कार्य है, वो कौन कौन से? देखो, पहला कार्य है आदेश। आदेश, जब किसी एक वर्ण में परिवर्तन हो, जब किसी एक वर्ण में परिवर्तन हो तो उसे हम आदेश कहते हैं। जैसे देखो, जगत प्लस ईश शब्द बना जगदीश। तो यहां जो परिवर्तन हुआ ना मित्रों, वो केवल और केवल तय में हुआ। किस में हुआ? तय में, क्योंकि तय का तो हो गया दय और ई वापस मात्रा के रूप में वापस आ गया। तो एक वर्ण में परिवर्तन होने के कारण इसे हम आदेश कहते हैं। अब दूसरा है एकादेश। एकादेश, दो वर्णों में परिवर्तन। किनमें? दो वर्णों में। जब दो वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसे एकादेश कहते हैं। देखो, जैसे पहले भी देखा, रमा प्लस ईश शब्द बनकर आया हमारे सामने रमेश। देखा था मित्रों उत प्लस हरण, यह बनकर आया था मित्रों उद्धरण। तो देखो यहाँ देखो मित्रों, यहाँ त में भी परिवर्तन हो रहा और है में भी परिवर्तन हो रहा। तो अनु क्या बना? द और द, ऐसा बन रहा। देखो, त का तो द बन गया, त का तो द बन गया और है का द बन गया। तो इस प्रकार यहाँ दोनों में परिवर्तन होने के कारण यहाँ एकादेश होगा। यहाँ पर भी क्या हुआ? आ है और यहाँ ई है, आ का और ई का, और दोनों वर्ण में परिवर्तन होकर क्या बना? ए बना। यहाँ भी दो वर्णों में परिवर्तन हो रहा और यहाँ पर भी दो वर्णों में परिवर्तन हुआ, इसलिए यहाँ क्या होगा? एकादेश होता है। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। एक होता मित्रों वर्णागम, यानी कि नए वर्ण का आगम होना। जहाँ नए वर्ण का आगम हो जाए तो उसे वर्णागम कहा जाता है। देखो उदाहरण देखते हैं, वर्णागम का उदाहरण देखते हैं मित्रों। देखो, जैसे वी प्लस छेद, नया शब्द सामने आएगा हमारे विच्छेद।
तो यहाँ क्या हुआ मित्रों, यहाँ पूरा का पूरा एक वर्ण च नया आ गया। क्या आ गया? च। एक च का आगम हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? वर्णागम। देखो एक और उदाहरण देखो, सम प्लस कार। नया जो शब्द सामने आएगा वो है मित्रों संस्कार। क्या है मित्रों? संस्कार। देखो यहां भी क्या हुआ, श नया आ गया। देखो मैं तो अनुस्वार के रूप में चला गया, मैं का क्या हुआ, मैं तो अनुस्वार बन गया, और स नया आ गया, एक पूरा नया वर्ण आ गया, तो ये हो गया वर्णागम। एक और कार्य है मित्रों इसका, वो है वर्णलोप। क्या है? वर्णलोप। ये क्या होता मित्रों, जब कोई वर्ण गायब हो जाए, पहले से कोई वर्ण, देखो संधि विच्छेद में तो वर्ण है, लेकिन जब संधि होगी, देखो जब कोई पद अलग अलग है, विच्छेदित पद है, यानी विच्छेदित पद है, तो उनमें तो वो वर्ण है, लेकिन जब वो विच्छेदित पद संधि बनेगा तो वो पूरा का पूरा जो वर्ण है वो गायब हो जाएगा। यानी कि वर्ण का जब लोप हो जाएगा तो उसे वर्ण लोप कहते हैं। देखो जैसे मनस प्लस ईसा, नया शब्द हमारे सामने आएगा मनीषा। क्या है? मनीषा। यहाँ जो ये स है वो गायब हो गया मित्रों। यहाँ क्या होगा, ये स गायब हो गया और ई न के ऊपर मात्रा रूप में आकर नया शब्द बना देता, तो यह वर्ण का लोप हो गया। एक और उदाहरण देखो, पतत प्लस अंजलि। पतत प्लस अंजलि। ठीक है मित्रों, नया शब्द हमारे सामने आएगा वो है पतंजलि। ठीक है मित्रों, देखो यहाँ इस तरह का क्या हो गया, लोप हो गया, और नया शब्द बना वो है पतंजलि। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार ये हुए संधि के कार्य। अब मित्रों हमें जो जाननी है वो एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि जब संधि करें ना, यानी कि संधि जो होती है ना वो मूल रूप से तत्सम शब्दों में होती है, सुरालय। तो यहाँ भी ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, और जो संधि हुई वो भी तत्सम शब्दों में मित्र क्या हुई, संधि हुई। ठीक है, तो संधि जो होगी वो मूल रूप से तत्सम शब्दों में होगी। मित्रों ये बात नहीं है कि तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती, तद्भव शब्दों में भी संधि होती है, लेकिन वो जुगाड़ होता है। ठीक है मित्रों, मूल रूप से जो संधि होती है वो किन में होती, तत्सम शब्दों में होती है। ठीक है, देखो जैसे अब हम इसका तद्भव देखें तो इसका तद्भव है सास रो, तो इसमें कोई संधि नहीं कर सकते हम, है ना। तो इसलिए संधि जो होती है वो मूल रूप से तद्भव शब्दों में होती है। और मित्रों एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है अर्थ की साम्यता। वो है मित्रों अर्थ की साम्यता। अर्थ की साम्यता की जरूरत क्यों पड़ती है मित्रों? अगर कोई एक पद है और उसका विच्छेद करना है तो हम उसका विच्छेद किस आधार पर करेंगे? वो जो आधार होगा वो होता है मित्रों मूल रूप से उसकी अर्थ की साम्यता। जैसे मैंने लिखा दीनानाथ शब्द लिखा मित्रों, मैंने लिखा दीनानाथ। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दीन प्लस अनाथ, यही हो रहा। देखो दीन निकल गया प्लस इधर से अनाथ निकल गया। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि इसका विच्छेद ऐसा होगा, दीन प्लस अनाथ, जो कि मित्रों बिल्कुल क्या है, गलत है। किस आधार पर गलत है? वो ये आधार है कि अर्थ की साम्यता नहीं बैठ रही। देखो दीन का अर्थ हुआ गरीब, अनाथ का अर्थ जिसके माता पिता नहीं अनाथ, तो क्या दीनानाथ है, यानी कि जो गरीब भी है और जिसके माता पिता भी नहीं है, वो नहीं है। यहाँ दीनानाथ का अर्थ ये थोड़ी, हम दीनानाथ कहते किसे हैं? दीनानाथ हम उसे कहते हैं जो दीनू यानी कि गरीब के नाथ है, दीनानाथ, ये अर्थ लेते हैं हम। तो यहाँ अर्थ साम्यता नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा? तो इसका सही ये होगा मित्रों, सही विच्छेद होगा दीन प्लस नाथ। ठीक है मित्रों, देखो यहाँ
ए नहीं, यहाँ तो ए है लेकिन यहाँ नहीं तो ए है और नहीं आ है, फिर भी दीर्घ संधि हो गई, फिर भी क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई और शब्द बन गया दीनानाथ, है ना। तो ये दीर्घ संधि का अपवाद कहला सकता है, ये दीर्घ संधि का अपवाद कहला सकता है, लेकिन हम इसका विच्छेद दीन प्लस अनाथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ की साम्यता लाने के लिए हमें दीन प्लस अनाथ करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि संधि विच्छेद करो या कोई भी संधि विच्छेदित पद हो तो उसका संधि करते समय ये महत्वपूर्ण ध्यान रखें, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि अर्थ की साम्यता होना बहुत जरूरी है। ठीक है मित्रों, अब हम मित्रों देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, विसर्ग संधि। देखो मित्रों, मेन बात यह है कि इन्हें ये नाम किस आधार पर दिए गए। देखो, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो, स्वर संधि को नाम स्वर संधि क्यों दिया गया, व्यंजन को व्यंजन नाम क्यों दिया गया और विसर्ग को विसर्ग संधि का नाम क्यों दिया गया। परिवर्तन हो रहा तो स्वर संधि दी गई, उसे नाम स्वर संधि का दिया गया, और जहां व्यंजन में परिवर्तन हो रहा उसे व्यंजन संधि का नाम दिया गया, और विसर्ग जहां विसर्ग में परिवर्तन हो रहा उसे विसर्ग संधि का नाम दिया गया। तो यहां देखो मित्रों, जो नाम दिया गया वो जिस वर्ण में परिवर्तन हो रहा उस वर्ण के आधार पर नाम दिया गया। ठीक है मित्रों, जिस वर्ण में परिवर्तन हो रहा उस वर्ण के आधार पर नाम दिया गया। यदि हमें सीधा सीधा पूछा जाए कि स्वर संधि क्या है, तो वह संधि जिसमें स्वरों में परिवर्तन होता या स्वर में परिवर्तन होता। व्यंजन संधि वह संधि जहां व्यंजन में परिवर्तन होता, व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि वह संधि जहां विसर्ग में परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि। संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें 5 से 10 महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे, और हो सका इससे भी अगर अच्छा लगा, ज़्यादा उदाहरण मिले जो महत्वपूर्ण है, तो मैं 10 से ज़्यादा उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है मित्रों, देखते रहिए ऑल इन वन कॉम्पिटिशन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।